Hello everyone, welcome back to my channel. So in this topic of pediatrics, we will discuss about the distress in the newborn. So the distress in newborn have various cause like the respiratory cause, cardiovascular cause, metabolic cause. But in this topic, we will basically discuss about the respiratory cause and what is the most common cause. राइट सो द रेस्पिरेटरी कॉज ऑफ डिस्ट्रेस इन द न्यू बॉर्न. सो फर्स्ट जो एमसीक्यू आता है वो तो इसी स्लाइड से आएगा. क्या आएगा? दैट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिस्ट्रेस इन द न्यू बॉर्न इन द प्री टर्म. सो प्री टर्म में मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिस्ट्रेस क्या है? दैट इज द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम और ऑल्सो नोन एज हाइलीड मेम्ब्रेन डिजीज. So that is the first question. Second question क्या है कि most common cause of distress in the term newborn. In the term newborn, that is the transient tachypnea of newborn. Transient tachypnea of newborn. And the third question that will be asked in the exam, that is the most common cause of respiratory distress in the post-term baby. That is your meconium aspiration syndrome. Right. So in this video we will discuss about the RDS, the most important thing, all the point regarding RDS, transient tachypnea of newborn and the meconium aspiration syndrome. बहुत सिंपल वे में पढ़ेंगे जो कि आपको सब कुछ फटाफट समझ में आ जाएगा. ठीक है. इसको पढ़ने से पहले हम एक बार पढ़ते हैं कि what all are the respiratory cause that will lead to distress in the newborn. So all the respiratory cause that will lead to distress in the newborn, that is divided into थ्री थिंग्स. सबसे पहले अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन. अगर हमारे अपर एयरवे में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो गया जैसे कि कोएनालेट्रिसिया, मैक्रोग्लोसिया, माइक्रोजेंथिया, कंजेनाइटल गॉइटर हो गया और सबग्लोटिक स्टेनोसिस, पोर्ट पैरालिसिस. सो ये नाम आपको पता होना चाहिए क्योंकि एमसीक्यू में समटाइम्स दे आस्क के इसमें से कौन से अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन का कॉज है फॉर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन द न्यूबॉर्न. देन कुछ लंग और पेरेन्काइमल डिजीज जैसे कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो कि बेसिकली प्री टर्म में होता है. ट्रांजिएंट टेकिपनिया ऑफ न्यूबॉर्न जो कि बेसिकली टर्म बेबी में होता है. न्यूमोनिया हो गया, एटिलेक्टेसिस हो गया, एयर लीक हो गया, एस्पिरेशन हो गया. अब एस्पिरेशन किसी भी चीज का हो सकता है लाइक मेकोनियम का, अम्नियोटिक फ्लूइड का, गैस्ट्रिक सिक्रीशन का, है ना. सो इसकी वजह से हो गया. थर्ड हमारा है कोई डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की वजह से जैसे कि डायफ्रामेटिक हर्निया हो गया, पल्मोनरी हाइपोप्लेसिया हो गया, प्लूरल इफ्यूजन हो गया. सो दीज ऑल आर द कॉजेज ऑफ डिस्ट्रेस इन द न्यूबॉर्न. बट हमें क्या क्या पढ़ना है? मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिस्ट्रेस इन द प्री टर्म, दैट इज हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज. Term, that is transient tachypnea of newborn, and post term, that is the meconium aspiration syndrome. ठीक है. So start करते हैं the first one, that is respiratory distress syndrome और हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज. तो हमने सबसे पहले क्या बोला? हमने बोला कि जो हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज जो है that will lead to respiratory distress. किसमें? in the preterm में. क्यों भैया प्री टर्म में ही क्यों करता है? क्योंकि बेसिकली आरडीएस और हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज में क्या होता है, जो बच्चे प्री टर्म में होता है. क्यों होता है? क्योंकि इसमें ना सर्फेक्टेंट की कमी हो जाती है. सर्फेक्टेंट की कमी होती है. अब सर्फेक्टेंट की कमी क्यों होती है इन बच्चों में प्री टर्म में? क्योंकि एज यू नो कि जो सर्फेक्टेंट है ना, अभी मैं आपको छोटे छोटे बता देती हूँ कि जो सर्फेक्टेंट है ना, ये बेसिकली लंग्स में पहले ये 20 वीक ऑफ जेस्टेशन, जब फीटस जब यूट्रस के अंदर होता है तो एट 20 वीक पे ये पहले लंग्स में आता है. उसके बाद 28 वीक पे ये अराउंड अम्नियोटिक फ्लूइड में आता है एंड अराउंड 33 से 35 वीक में बेसिकली ये एल्वियोलाई में आता है. एंड एल्वियोलाई में आता है उसके बाद उसका बेसिकली एक्शन होता है, काम स्टार्ट होता है. तो अगर बेबी बिफोर 35 वीक से पहले बॉर्न हो जाएगा, बिफोर 37 वीक, 36 वीक, 35 वीक से पहले बॉर्न होगा, इट मींस कि जो सर्फेक्टेंट है वो एल्वियोलाई में आया ही नहीं है. अब वो आया ही नहीं है तो ऑफ कोर्स आरडीएस होगा. बट क्यों होगा? ऐसा क्या काम है सर्फेक्टेंट का? क्योंकि जो सर्फेक्टेंट है ना वो क्या करता है बेसिकली, अगर मैं आपको सर्फेक्टेंट की बात बताऊं तो ये सर्फेक्टेंट क्या करता है, ये ना सरफेस टेंशन को क्या करता है, रिड्यूस करता है. तो अगर सोचो आप, अगर सर्फेक्टेंट नहीं होगा तो सरफेस टेंशन क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा. सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा, जब बेबी एक्सहेल करेगा तो जो एल्वियोलाई है ना वो क्या हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी. अब एल्वियोलाई कोलैप्स हो गई क्योंकि सर्फेक्टेंट नहीं है, सरफेस टेंशन ज्यादा है, तो जैसे ही बेबी एक्सहेल करेगा एल्वियोलाई जो है वो कोलैप्स हो जाएगी. अब एल्वियोलाई कोलैप्स हो गई तो क्या होगा, जो वेंटिलेशन जो प्रॉपर नहीं हो पाएगा तो हाइपोक्सिया होगा, मतलब कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी, CO2 बढ़ेगा, है ना, हाइपोक्सीमिया होगा और जो CO2 है वो इंक्रीज होगा. बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा, बिकॉज ऑफ दैट हाइपोक्सिया प्लस एसिडोसिस होगा एंड इट विल लीड टू रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम. बट इसको हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि
हाइपोक्सिया हुआ, एसिडोसिस हुआ, है ना, एंड सर्फेक्टेंट नहीं है, एल्वियोलाई कोलैप्स हो गई है। सो जो प्रोटीन है ना वो लीक होगा इनटू द, क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई में। सो एल्वियोलाई में प्रोटीन लीक होगा एंड इट फॉर्म अ मेम्ब्रेन, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज। तो मतलब आपको क्या समझ में आया कि जो बेसिकली जो आरडीएस है, हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज है, वो किस में कॉमन होता है, प्री टर्म में होता है। क्यों कॉमन होता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी और लैक ऑफ सर्फेक्टेंट की वजह से। क्यों, ऐसा क्या काम है सर्फेक्टेंट का, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो एल्वियोलाई कोलैप्स हो जाएगी एंड बिकॉज ऑफ दैट हाइपोक्सिया एंड एसिडोसिस होगा एंड बेबी में क्या होगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होगा। तो ये आपको एक समझ में आ गया कि दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ठीक है, उसके बाद आपको ना एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि सर्फेक्टेंट कैसे फॉर्म होता है, इसमें क्या क्या कंपोजिशन होता है। सो सर्फेक्टेंट इज बेसिकली फॉर्म बाय द फॉस्फोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन एंड इसमें लाइक लेसिथिन 68% होता है, उसके अलावा स्फिंगोमाइलिन होता है, फोस्फेटिक ग्लिसरॉल होता है, एथेनोमाइड होता है ना, बहुत सारे ऐसे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेसिथिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। एंड सेकेंड क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछते हैं कि दिस सर्फेक्टेंट इज फॉर्म्ड बाय व्हाट, so it is formed by pneumocytes type 2 cell or alveolar type 2 cell, है ना। so phospholipid glycoprotein is formed by the alveolar type 2 cell और pneumocyte type 2 cell, ठीक है ना। एंड ये चीज मैंने आपको बता ही दिया कि सर्फेक्टेंट फर्स्ट अपीयर इन लंग्स बाय 20 वीक एंड फर्स्ट अपीयर इन एमनियोटिक फ्लूइड बाय 28 वीक एंड इनसाइड लंग्स और एल्वियोलाई में कब प्रेजेंट होता है, अराउंड 33 से 35 वीक में ये प्रेजेंट होता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट अगर बेबी पहले, इससे पहले बॉर्न हो जाएगा तो सर्फेक्टेंट नहीं होगा, लैक होगा, डेफिशिएंसी होगा, तो एल्वियोलाई कोलैप्स हो जाएगी और आरडीएस हो जाएगा। ठीक है, सो ये समझ में आ गया। मतलब कि हमें इतने चीजों से समझ में आ गया कि उसका जो रिस्क फैक्टर, मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर क्या है, दैट इज द प्री मैच्योरिटी। सो प्री मैच्योर और प्री टर्म इज द मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर फॉर आरडीएस। ठीक है, उसके अलावा इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर भी होती है, क्योंकि आप सबको पता है मदर डायबिटिक है तो बच्चे में क्या होगा, इन्फेंट में क्या होगा, फिटस में क्या होगा, इंसुलिन भर भर के होगा। अब इंसुलिन ज्यादा होगा तो क्या करेगा, उस सर्फेक्टेंट का जो काम है उसको डिप्रेस कर देगा। ठीक है ना, उसके अलावा डायफ्रामेटिक हर्निया हो गया, तो ये सारा रिस्क फैक्टर हो गया। अगर मैं साइन एंड सिम्टम्स की बात करूं, क्लिनिकल फीचर्स की बात करूं, तो अगर आपने मेरी सारे पीडियाट्रिक्स लेक्चर अटेंड किया होगा तो आपको ये बहुत इजिली वे में समझ में आ जाएगा। मतलब आपको मुझे क्लिनिकल फीचर्स, साइन एंड सिम्टम्स बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको ये ऑलरेडी चीजें बता रखी है। तो मैंने आपको 2 स्कोर पढ़ाया था इन माय प्रीवियस क्लासेस में, दैट इज सिल्वरमैन एंडरसन स्कोर, सिल्वरमैन एंडरसन स्कोर, है ना। सेकंड हमारा था डॉनी स्कोर, डॉनी स्कोर। तो मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था आपको कि जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जो का असेस करने का जो स्कोर है इन द प्री टर्म में, सो प्री टर्म में हम कौन सा स्कोर यूज करते हैं, दैट इज सिल्वरमैन एंडरसन स्कोर इज यूज इन द प्री टर्म बेबी। प्री टर्म में अगर डिस्ट्रेस होता है तो हम कौन सा स्कोर यूज करते हैं, दैट इज द सिल्वरमैन एंडरसन स्कोर। एंड अगर टर्म बेबी में अगर डिस्ट्रेस होता है तो कौन सा स्कोर यूज करते हैं, दैट इज द डॉनी स्कोर। ठीक है, इसमें क्या था बेसिकली, अपर चेस्ट रिट्रैक्शन, लोअर चेस्ट रिट्रैक्शन, जिफॉइड रिट्रैक्शन, नेजल फ्लेयरिंग, ग्रंटिंग, दैट इज द सिल्वरमैन एंडरसन स्कोर। और डॉनी स्कोर में क्या था, साइनोसिस, रिट्रैक्शन, ग्रंटिंग, एयर एंट्री, दैट इज द डॉनी स्कोर। सो ये स्कोर देखकर यही समझ में आ रहा है कि इन आरडीएस बच्चे में क्या क्या सिम्टम्स होगा, दैट इज योर ऑफ कोर्स रिट्रैक्शन, चेस्ट रिट्रैक्शन हो सकता है ना। सो चेस्ट रिट्रैक्शन होगा, ठीक है। और क्या होगा, नेजल फ्लेयरिंग होगा, नेजल फ्लेयरिंग होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और क्या होगा, टेकिपनिया होगा। टेकिपनिया कब बोलेंगे, 40 to 60 जो रेस्पिरेटरी रेट तो नॉर्मल होता है, तो लाइक मोर देन 60 अगर रेस्पिरेटरी रेट होगा तो उसको टेकिपनिया बोलते हैं। ग्रंटिंग होगा, ठीक है ना, ग्रंटिंग होगा। बाइलेटरल एयरवे क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। साइनोसिस होगा। सो दीज ऑल आर द क्लिनिकल फीचर्स दैट इज प्रेजेंट इन दिस रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो आपको ये सारे नाम बस याद करने, चेस्ट रिट्रैक्शन, नेजल फ्लेयरिंग, टेकिपनिया, ग्रंटिंग, है ना, एयर एंट्री रिड्यूस हो जाएगा, साइनोसिस होगा, ठीक है। सो ये हमारा साइन एंड सिम्टम्स हो गया, ठीक है। उसके बाद आते हैं डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस तो एक तो हमारा क्लिनिकल फीचर से ही पता चल गया, हम सिल्वरमैन एंडरसन स्कोर या फिर डाउनी स्कोर कर लेंगे। सेकंड हमारा है एबीजी। एबीजी में हमें क्या पता चलेगा, PaCO2 क्या होगा, ऑफ कोर्स इंक्रीज होगा। PaO2 क्या होगा, ऑफ कोर्स डिक्रीज होगा। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा, है ना। सो ये हमारा एबीजी में हो गया।
एक्सरे में बहुत सारी फाइंडिंग्स होती है, जैसे कि वाइट आउट लंग पूरा होता है, आप ना उस पे देख सकते हो, एक्सरे में आपको वाइट आउट लंग्स दिखेगा, ठीक है ना, वाइट आउट लंग्स पूरा ऐसे दिखेगा, ईयर ब्रोंकोग्राम दिखेगा, ठीक है ना। सो दीज आर द एक्सरे फाइंडिंग इन आरडीएस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हमें बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि सर्फेक्टेंट की कमी हो रही है। इन आरडीएस में, हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज में क्या हो रही है, सर्फेक्टेंट की कमी हो रही है, तो हमें सर्फेक्टेंट भी चेक करना चाहिए, है ना। सो सर्फेक्टेंट हम चेक करेंगे, सबसे बेस्ट हमारा है एलएस रेशो, दैट इज लेसिथिन स्फिंगोनोमाइलिन। हमने पढ़ा था ना कि कंपोनेंट्स ऑफ सर्फेक्टेंट में हमारा बेसिकली क्या था, दैट इज लेसिथिन प्लस स्फिंगोनोमाइलिन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेसिथिन और स्फिंगोनोमाइलिन का हम रेशो देखेंगे, अगर इसका रेशो 2:1 और मोर देन 2:1 होगा, इट मींस इट इंडिकेट लंग मैच्योरिटी, है ना। सो अगर एलएस रेशो, लेसिथिन स्फिंगोनोमाइलिन का रेशो अगर 2:1 इक्वल और मोर देन 2:1 होगा, इट मींस इट इंडिकेट लंग मैच्योरिटी। सेकेंड टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं फोम स्टेबिलिटी और शेक और क्लेमेंट टेस्ट, जिसमें हम क्या करेंगे, अमनियोटिक फ्लूइड लेंगे, उसमें हम एमनियोटिक फ्लूइड में इथेनॉल को मिक्स कर देंगे, उसको शेक करेंगे 15 सेकंड के लिए और 15 मिनट तक हम उसको रेस्ट करेंगे। रेस्ट करने के बाद ना उसमें हम फोम देखेंगे, अगर उसमें स्टेबल रिंग फॉर्म अगर फॉर्म हो रहेगा, इट मींस कि उसमें एडिक्वेट सर्फेक्टेंट है, इट मींस लंग क्या है, लंग मैच्योर है, लंग मैच्योर है। अगर फॉर्म बिल्कुल नहीं बनेगा या फिर फॉर्म बहुत अनस्टेबल होगा, इट मींस कि सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी है, लंग इमेच्योर है। ये एक टेस्ट हो गया। थर्ड हमारा है नील ब्लू सल्फेट टेस्ट। तो इसमें क्या करते हैं, अमनियोटिक फ्लूइड को ना हम उसमें एक स्टेन डालते हैं जिसका नाम है नील ब्लू, एंड उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करते हैं, एंड अगर मोर देन और इक्वल टू 10% ऑरेंज स्टेनिंग फैट सेल्स दिखता है, इट मींस इट इंडिकेट फीटल मैच्योरिटी। तो एग्जाम में ना बहुत बार एमसीक्यू आता है कि फॉर सर्फेक्टेंट मैच्योरिटी के लिए हम क्या क्या टेस्ट करते हैं, तो एक एलएस रेशो हो गया, फोम स्टेबिलिटी टेस्ट हो गया जिसको हम शेक और क्लेमेंट टेस्ट भी बोलते हैं, उसके अलावा नील ब्लू सल्फेट टेस्ट हो गया। तो ये सारे टेस्ट का नेम पता होना चाहिए आपको, राइट, ओके। उसके बाद ये तो हमने पढ़ लिया कि ये लाइक दिस ऑल द सिम्टम्स, ये रिस्क फैक्टर है, ठीक है ना, ये डायग्नोसिस है। हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, तो लेट्स सपोज अगर कोई मदर है, अगर उसका प्रीटर्म डिलीवरी हो रहा है, प्रीटर्म अगर वो डिलीवरी हो रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन एडमिनिस्टर एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो मदर को हम बिटवीन 24 to 34 वीक के अराउंड हम क्या कर सकते हैं, मदर को कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे देंगे, क्योंकि ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या करेगा, जो हमारा एल्वियोलर टाइप 2 सेल्स है ना, उसको एक्टिवेट कर देगा, बच्चे का जो एल्वियोलर टाइप 2 सेल्स है उसको एक्टिवेट कर देगा, एंड वो एक्टिवेट होगा तो क्या होगा, सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस हो जाएगा, एंड वही हमें बेसिकली चाहिए। तो हम मदर को बिटवीन 24 से 34 वीक के अराउंड, अगर लेट्स सपोज मदर को 24 वीक पे लेबर पेन स्टार्ट हो जाएगा, तो हमें मदर को क्या देना है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देना है। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हमारे पास दो चॉइस है, एक हमारा बीटामिथासोन है, एक हमारा डेक्सामिथासोन है। सो बी फॉर बीटामिथासोन, बी फॉर बेटर चॉइस। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि बेटर कौन सा है, तो बेटर हमारा बीटामिथासोन है, बी फॉर बीटामिथासोन, बी फॉर बेटर है हमारे लिए। सो बीटामिथासोन कैसे देंगे, 12 mg देंगे, 2 डोज देंगे 24 आवर्स अपार्ट पे। सो 12 mg 24 आवर्स के ड्यूरेशन पे देंगे, इंट्रामस्कुलर देंगे, ठीक है। अगर बीटामिथासोन नहीं है तो सेकंड चॉइस हमारा है डेक्सामिथासोन। सो डेक्सामिथासोन थोड़ा शॉर्ट एक्टिंग होता है, तो हम ये 6 mg देंगे, 4 डोज देंगे, है ना, क्योंकि कम डोज दे रहे हैं, 6 दे रहे हैं, हाफ दे रहे हैं, तो इसलिए 4 डोज देंगे, तो 6 है ना, तो 24 हो जाएगा। एंड कितने आवर्स के पार्ट पे देंगे, ऑफकोर्स 12 आवर्स अपार्ट पे देंगे, ठीक है। सो 12 4 जा 48 आवर्स में ये भी कंप्लीट हो जाएगा, एंड 24 48 आवर्स में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। सो दीज आर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स टू मदर, अगर मदर को प्रीटर्म लेबर का ऐसा हमें लग रहा है, ठीक है ना, ओके। बाकी ट्रीटमेंट में क्या होगा, ऑफ कोर्स बच्चे को सर्फेक्टेंट की कमी है, तो हम क्या करेंगे, सर्फेक्टेंट देंगे। कैसे, द रूट इज ओनली इंट्राथीकल, ठीक है ना, सो ट्रेकिया में एडमिनिस्टर करेंगे, ठीक है। उसके अलावा बच्चे में ऑफ कोर्स रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, चेस्ट ग्रंटिंग बहुत ज्यादा है, नेजल फ्लेयरिंग बहुत ज्यादा सीवियर है ना, तो सीवियर डिस्ट्रेस अगर है तो हम लाइक बेबी को सीपैप देंगे, कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयर प्रेशर, सो दैट जो एल्वुलाई है वो कोलैप्स ना हो, ठीक है। अगर बेबी
CPAP पे भी मेंटेन नहीं कर रहा है तो ऑफकोर्स हम बेबी को इंट्यूबेट कर देंगे और मैकेनिकल वेंटिलेटर पे रख देंगे एंड हमारा जो डेफिनेटिव जो मैनेजमेंट है वो ऑफकोर्स सर्फेक्टेंट को एडमिनिस्टर करेंगे, सर्फेक्टेंट एडमिनिस्टर करेंगे। एग्जाम में पूछता है कि रूट क्या है, रूट इज ऑलवेज इंट्राट्रेकियल, ट्रेकियल है ना, ट्रेकिया के थ्रू, इंट्राट्रेकिया, ट्रेकिया के अंदर डालेंगे, ठीक है ना। सो इंट्राट्रेकियल इज द रूट ऑफ सर्फेक्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन द बेबी, ठीक है। टाइमिंग कब डालते हैं, सो प्रोफाइलेक्टिक भी होता है, जैसे कि अगर कोई प्री टर्म बेबी बॉर्न हुआ है, लेट्स सपोज बेबी 30 वीक पे बॉर्न हुआ है, तो जैसे ही बेबी बॉर्न हुआ फटाफट डाल दिया, क्योंकि हमें पता है 30 वीक पे बॉर्न हुआ है तो उसको RDS होना है, तो हम उसको पहले ही डाल दिया। सो दैट इज द प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट। सेकंड होता है सेलेक्टिव और रेस्क्यू ट्रीटमेंट। लेट्स सपोज बेबी 35 36 पे बॉर्न हुआ है, तो लगेगा कि देखते हैं अगर बेबी में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होने लग जाएगा, ग्रंटिंग, नेजल फ्लेयरिंग, साइनोसिस बेबी अगर होगा तो हम डाल देंगे। सो दैट इज द व्हेन सिम्टम्स प्रेजेंट, सो दैट इज द सेलेक्टिव ट्रीटमेंट। और अगर हम पहले ही दे दिया तो प्रोफाइलेक्टिव ट्रीटमेंट, ठीक है। उसके अलावा सर्फेक्टेंट की ऑफ कोर्स कुछ एडवर्स इफेक्ट भी होता है। सो एडवर्स इफेक्ट क्या है, दैट इज डीसैचुरेशन हो सकता है, ब्रेडिकार्डिया, एप्निया, हाइपोटेंशन और कॉम्प्लिकेशन अगर पूछे कॉम्प्लिकेशन ऑफ सर्फेक्टेंट दैट इज पल्मोनरी हेमरेज भी हो सकता है। सो दीज आर द एडवर्स इफेक्ट एंड द कॉम्प्लिकेशन ऑफ सर्फेक्टेंट, ठीक है। सो ये हमारा टॉपिक था, दैट इज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। सिंपल में 4 लाइंस आपको बेसिकली याद करना है कि ये प्री टर्म में बेसिकली कॉमन है, सर्फेक्टेंट की कमी की वजह से होता है और इसको हम कैसे मैनेज करेंगे, सर्फेक्टेंट देंगे एंड मदर को हम क्या देंगे, दैट इज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, सो दैट बेबी में जो टाइप 2 एल्वुलर सेल्स है वो थोड़ा मैच्योर हो जाए, वो सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस करने लग जाए। सो ये 4 लाइंस बेसिकली आपको एटलीस्ट याद करना है इस टॉपिक से। कमिंग टू द सेकंड टॉपिक जो कि बहुत सिंपल है, दैट इज ट्रांजिएंट टेकिपनिया ऑफ न्यूबॉर्न। सो ट्रांजिएंट टेकिपनिया ऑफ न्यूबॉर्न क्या है, इट इज वेरी सिंपल। ट्रांजिएंट मतलब कि फॉर शॉर्ट टर्म के लिए होगा, क्या होगा, टेकिपनिया होगा। टेकिपनिया मतलब बेबी का नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है, 40 to 60 होता है। सो लाइक मोर देन 60 रेस्पिरेटरी रेट होगा, सो दैट इज द टेकिपनिया होगा। किसको हो रहा है, न्यूबॉर्न को हो रहा है। तो सबसे पहले दिस ट्रांजिएंट टेकिपनिया ऑफ न्यूबॉर्न बेसिकली क्या है, दैट इज द सेल्फ रिजॉल्विंग विद इन 48 to 72 आवर्स। एज द नेम सजेस्ट दैट इज वेरी ट्रांजिएंट होगा। सो विद इन 48 to 72 आवर्स में ये क्या हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा। सो बेसिकली ये क्यों हो रहा है ना, क्योंकि देखो जब फीटस जब यूट्रस के अंदर होता है तो ऑफ कोर्स लंग्स पूरा खराब होता है, लंग्स में पूरा क्या भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है, लंग्स में पूरा फ्लूइड भरा हुआ है, राइट। जैसे ही बेबी बॉर्न होता है ड्यूरिंग वजाइनल डिलीवरी, बेबी क्राई करता है, सो ड्यूरिंग वजाइनल डिलीवरी जो हाफ ऑफ द फ्लूइड है ना वो उस टाइम एक्सपेल हो जाता है, स्क्यूज हो जाता है। एंड जो बचा खुचा जो फ्लूइड है ना वो क्या होता है, जो हमारा पल्मोनरी, जो बेबी का जो पल्मोनरी ब्लड वेसल्स है, लिम्फेटिक वेसल्स है, उसके थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है। तो फाइनली लंग्स पूरा क्लियर हो गया, ठीक है ना। सो दैट इज द नॉर्मल मैकेनिज्म। बट लेट्स सपोज जो बेबी जो बॉर्न हो रहा है वो थ्रू सिजेरियन सेक्शन के थ्रू हो रहा है, बेबी प्रॉपर क्राई नहीं किया, सो जो लंग्स जो फ्लूइड है वो प्रॉपरली एक्सपेल्ड नहीं हुआ, प्रॉपरली वो बाहर नहीं आया, तो पूरा का पूरा जो फ्लूइड है वो कहाँ भरा हुआ है, लंग्स के अंदर भरा हुआ है। अब वो लंग्स के अंदर फ्लूइड भरा होगा मतलब कि वो एल्वुलाई में भी भरा होगा, तो क्या होगा, जो एल्वुलाई है वो प्रॉपर, जो लंग्स का काम क्या है, इन्फ्लेट डिफ्लेट प्रॉपर होना, जो लंग्स की जो कॉम्प्लायंस है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। लंग्स की जो कॉम्प्लायंस है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। एंड लंग्स की कॉम्प्लायंस डिक्रीज होगी तो ऑफ कोर्स बच्चे में डिस्ट्रेस वाले सिम्टम्स होगा, टेकिपनिया होगा, एंड दैट इज द ट्रांजिएंट टेकिपनिया ऑफ न्यूबॉर्न। सो इट इज सेल्फ रिजॉल्विंग विद इन 48 to 72 आवर्स एंड बेसिकली कोई सेप्सिस नहीं होगा, कोई इन्फेक्शन बच्चे में नहीं होगा, एंड इट इज कॉज्ड बाय डिले क्लियरेंस ऑफ फीटल लंग फ्लूइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने यही आपको बताया, दैट इज बिकॉज ऑफ डिले क्लियरेंस ऑफ फीटल लंग फ्लूइड एंड बिकॉज ऑफ दैट बेबी में क्या होगा, रैपिड ब्रीदिंग होगा जिसको हम टेकिपनिया बोलेंगे, मोर देन 60 होगा, मोर देन 60 ब्रेथ पर मिनट होगा, प्लस कुछ माइल्ड डिस्ट्रेस होगा। माइल्ड डिस्ट्रेस बोले तो नेजल फ्लेयरिंग हो गया, ग्रंटिंग हो गया, है ना, थोड़ा साइनोसिस भी हो सकता है, सो दैट इज अ माइल्ड डिस्ट्रेस होगा। सो अगर हम सिंपल वे में बोले तो ये बेसिकली कहाँ देखने को मिलेगा, टर्म बेबी में देखने को मिलेगा, प्री टर्म में बेसिकली ये देखने को नहीं मिलता है। सो टर्म बेबी में, सो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिस्ट्रेस इन द टर्म बेबी दैट इज ट्रांजिएंट टेकिपनिया ऑफ न्यूबॉर्न, एंड मोस्ट कॉमनली ये कहाँ देखने को मिलेगा, अब अगर बेबी LSCS के थ्रू डिलीवर हो रहा है, क्योंकि LSCS के थ्रू डिलीवर हो रहा है तो वो प्रॉपरली जो फ्लूइड है वो स्क्यूज आउट नहीं हो पा रहा है, प्रॉपरली फ्लूइड जो है वो स्क्यूज आउट उस टाइम नहीं हो पा रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट बेबी में रैपिड ब्रीदिंग होगा। सो
टर्म न्यूनेट में कॉमन होगा और LSCS डिलीवरी वाले बेबी में ये ज्यादा कॉमन होगा, ठीक है ना। उसके अलावा अगर प्रेसिपिटेटस डिलीवरी है तो भी ये देखने को मिलता है। सो दीज आर द रिस्क फैक्टर फॉर ट्रांजिएंट टेकिपनिया ऑफ न्यूबॉर्न। बेसिकली if you know the mechanism, you will easily understand each and everything regarding that. So that's the importance of knowing the concept. So that's why I always insist you कि concepts थोड़ा strong रखो, concepts करो, and concept हमने पढ़ लिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, बट उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई भी करना है ना। सो उसका उस कॉन्सेप्ट जो भी हमने पढ़ा उसको एप्लीकेशन भी तो सीखना है। तो उस एप्लीकेशन कैसे सीखेंगे ऑफ कोर्स यू हैव टू सॉल्व मैनी MCQ एंड PYQ। सो MCQ करो, PYQ करो, बहुत सारा टेस्ट दो, उसको एनालाइज करो। सो दैट्स द प्रोसेस ऑफ लाइक कॉम्पिटिंग एनी एग्जाम, है ना। सो बेसिकली यही आपको करना है। सो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि एक चीज पे फोकस करेंगे, या तो बहुत सारा सिर्फ पढ़ते रहेंगे, मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ते रहेंगे, है ना रिवीजन करेंगे ना MCQ प्रैक्टिस करेंगे। या फिर कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि बहुत सारा सिर्फ MCQ प्रैक्टिस करते रहते हैं। सो आपको ना एक बैलेंस क्रिएट करना है बिटवीन थ्योरी कॉन्सेप्ट, बिटवीन रिवीजन एंड योर MCQ PYQ एंड टेस्ट। सो ये आपको एक बैलेंस जितना अच्छे से करके रखोगे, आपको एग्जाम में अच्छे रैंक आने की चांसेस बहुत ज्यादा होगा। आप मतलब जितने भी टॉपर्स के आप सुनना, जो भी टॉपर्स आते हैं ना, भले ही कोई भी एग्जाम हो, वेदर इट इज UPSC, नीट UG, नीट PG और नॉट सेट, है एनी एग्जाम, सारे टॉपर्स का आपका यही आपको देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, डेट इज कि मैंने रिवीजन बहुत किया था, मैंने बहुत सारे MCQ किए थे, PYQ किए थे, बहुत सारे टेस्ट दिया था, उसको प्रॉपरली एनालाइज किया था। सो ये तीन चीजें ना आपको बहुत कॉमन उनमें सुनने को मिलेगा। सो दैट्स व्हाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सॉल्विंग MCQ, रीडिंग कॉन्सेप्ट अलोंग विद सॉल्विंग MCQ इज समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। ओके, सो मैं क्या बोल रही थी कि रिस्क फैक्टर। सो रिस्क फैक्टर इट इज बेसिकली सीन इन टर्म बेबी LSCS डिलीवरी के थ्रू हो रहा है, या फिर प्रेसिपिटेटस डिलीवरी में, मोस्ट कॉमनली कहाँ, LSCS डिलीवरी में, ठीक है। एंड वन मोर थिंग कि मैंने क्या बोला आपको कि लंग्स में पूरा फ्लूइड भरा होगा, लंग्स में फ्लूइड भरा होगा। सो दैट्स व्हाई जब आप एक्सरे देखोगे तो एक्सरे में आपको पूरा वेट लंग दिखेगा। सो दैट्स व्हाई ट्रांजिएंट टेकिपनिया ऑफ न्यूबॉर्न इज आल्सो नोन एज वेट लंग सिंड्रोम। सो बेसिकली विद इन 48 to 72 आवर्स में बेबी खुद ही ठीक हो जाता है। अगर लेट सपोज थोड़ा डिस्ट्रेस ज्यादा हो रहा है, टेकिपनिया ज्यादा हो रहा है, तो थोड़ा हम सपोर्टिव देते हैं, सपोर्टिव में लाइक ऑक्सीजन दे दिया, CPAP दे दिया, है ना, एंड बेबी ठीक हो जाता है। सो दैट इज द ट्रांजिएंट टेकिपनिया ऑफ न्यूबॉर्न। कमिंग टू द थर्ड वन, दैट इज मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम। सो हमने बहुत बार पढ़ा है, जब हमने लाइक फर्स्ट सेकंड क्लास में मैंने आपको बताया था, दैट इज मेकोनियम क्या होता है, बेबी जो फर्स्ट स्टूल पास करता है ना वो मेकोनियम होता है, ठीक है। तो जब बेबी बाहर आता है तभी तो स्टूल पास करेगा। हमने पढ़ा था कि नॉर्मली जो टाइम होता है 24 to 48 आवर्स, बेबी को विद इन 24 to 48 आवर्स में बेबी को स्टूल पास करना चाहिए। तो दैट इज द मेकोनियम, जो फर्स्ट स्टूल पास करता है बिटवीन 24 to 48 आवर्स में, दैट इज द मेकोनियम। बट ये पहले ही कैसे एस्पिरेट कर लिया, एंड उसको एस्पिरेट करने की वजह से कुछ सिम्टम्स होगा, दैट इज नोन एज सिंड्रोम। सो मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम। तो बेसिकली जो सिम्टम्स, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स दिखने को मिल रहा है, वो क्यों मिल रहा है, बिकॉज ऑफ द एस्पिरेशन। किसके एस्पिरेशन से, मेकोनियम एस्पिरेशन से। बट बेबी ने वो मेकोनियम कैसे एस्पिरेट कर लिया, वो तो बाहर आने की बात करता है ना, तो वो इस वजह से एस्पिरेट कर लिया। लेट्स सपोज अंदर जब बेबी कहाँ था, इन फीटस, जब बेबी फीटस के अंदर था, जब बेबी यूट्रस के अंदर था, फीटस जब यूट्रस के अंदर था, तब कुछ मदर को कुछ इंसल्ट हुआ होगा, या बेबी को कुछ इंसल्ट हुआ होगा, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन हुआ, हाइपोक्सिक कुछ कंडीशन हुआ, तो बच्चा ऑफ कोर्स क्या करेगा, गैस्प करेगा। एंड जैसे ही वो गैस्प करता है ना, तो ना एक एंजाइम है, दैट इज मोटिलिन, है ना, मोटिलिन जो एंजाइम रिलीज होगा। एंड ये मोटिलिन क्या करेगा, मोटिलिन नाम से समझ में आ रहा है, ये GI मोटिलिटी को इंक्रीज कर देगा। तो बेबी जो अंदर है, फीटस के अंदर है, GI मोटिलिटी इंक्रीज हो गई। अब GI मोटिलिटी इंक्रीज हो जाएगी तो ऑफकोर्स GI के अंदर क्या भरा हुआ है, मेकोनियम भरा हुआ है। तो मेकोनियम क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब वही मेकोनियम बाहर आएगा, उसी मेकोनियम को बेबी क्या कर लेगा, खा जाएगा। सो एस्पिरेट कर जाएगा, वो एस्पिरेट कर देगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलेगा। सो सबसे पहले आपको मेकोनियम के बारे में कुछ चीजें पता होना चाहिए, जो कि एग्जाम में पूछते हैं कि व्हाट इज मेकोनियम। सो मेकोनियम इज स्टेराइल, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज स्टेराइल है,
थिक ब्लैकिश ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है जो कि ऑर्डरलेस होता है। एंड ये बेसिकली कैसे फॉर्म होता है, बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ डेब्रीज इन द फीटल इंटेस्टाइन ड्यूरिंग 3rd मंथ ऑफ जेस्टेशन से ये फॉर्म होने लग जाता है ना। ऑर्डरलेस रिजल्ट फ्रॉम एक्यूमुलेशन ऑफ डेब्रीज, है ना। ब्लैकिश ग्रीन क्यों होता है, क्योंकि बिलीवर्डिन की वजह से, हमने पढ़ा था ना बिलीवर्डिन, है ना, सो उसकी वजह से। सो ये हमारा मतलब कि 3rd मंथ ऑफ जेस्टेशन से ही ये मिकोनियम मदर बेबी के अंदर इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होता है, कंपोनेंट से भी एमसीक्यू आता है। इसमें हमारा एमनियोटिक फ्लूइड होता है, वेंट्रिक्स कैसियोका होता है, 70 to 80% वाटर होता है, लेन्यूगो होता है, डीस्क्वेमेटेड सेल फ्रॉम इंटेस्टाइन होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूसिन, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है ना। सो मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि फीटस मदर के यूट्रस के अंदर है एंड कुछ भी हाइपोक्सिक, कुछ भी इंसल्ट हुआ, बच्चे ने गैस्प किया, मोटिलिन रिलीज हुआ एंड उसने जीआई मोटिलिटी को इंक्रीज कर दिया। जैसे ही जीआई मोटिलिटी इंक्रीज हुआ, उस जीआई के अंदर ऑलरेडी क्या है, मिकोनियम है, तो बेबी क्या कर देगा, मिकोनियम पास कर देगा। कहाँ, मदर के अंदर ही, यूट्रस के अंदर ही। अब उसी मिकोनियम को भी क्या कर लेगा, पहले पास किया, फिर वो एस्पिरेट कर लेगा। अब वो एस्पिरेट कर लेगा तो ऑफ कोर्स क्या होगा, एटिलेक्टेसिस हो जाएगा, जो एयरवे है ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, क्योंकि वो काइंड ऑफ पॉटी है ना, वो उसका एस्पिरेट कर लिया, तो एक तो ब्लॉकेज हो गया। सेकंड क्या होगा, वो जो मिकोनियम है वो क्या करेगा, इन्फ्लेमेशन भी करेगा, तो न्यूमोनाइटिस हो सकता है। एंड ऑल्सो ये क्या करते हैं, ये मिकोनियम ना सर्फेक्टेंट को इनएक्टिवेट भी कर देते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सर्फेक्टेंट को इनएक्टिवेट भी कर दिया, प्लस और क्या कर सकता है, दीज आर द कॉम्प्लिकेशन, दैट इज persistent pulmonary hypertension of newborn, persistent pulmonary hypertension of newborn, क्योंकि हाइपोक्सिया होगा, हाइपोक्सिया की वजह से जो पल्मोनरी जो वेसल्स है वो कंस्ट्रिक्ट होगी, सो पल्मोनरी वेसल वेसोकंस्ट्रिक्शन एंड दैट इज पल्मोनरी persistent pulmonary hypertension of newborn or pneumothorax. So these are the complication of meconium aspiration syndrome. ठीक है ना। सो मिकोनियम को एस्पिरेट करने की वजह से ये सारा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। एटिलेक्टेसिस हो गया, न्यूमोनाइटिस हो गया, सर्फेक्टेंट इनएक्टिवेशन हो गया, पीपीएचएन हो गया, न्यूमोथोरक्स हो गया। सो रिस्क फैक्टर क्या क्या पता चला, फर्स्ट तो हमें यही पता चला कि बेसिकली ये पोस्ट टर्म में ज्यादा कॉमन है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिस्ट्रेस इन द पोस्ट टर्म बेबी में, सो दैट इज द मोस्ट कॉमन। उसके अलावा अगर फीटल हाइपोक्सिया होगा, मैंने बताया ना कि कुछ हाइपोक्सिया होगा तो क्या होगा, बेबी गैस्प करेगा, तो फीटल हाइपोक्सिया हो गया, एस्फैक्सिया हो गया, है ना, और प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी हो गया, यही सारे इंसल्ट है। ऐसे कुछ इंसल्ट होगा तो बेबी मतलब अंदर ही अंदर हाइपोक्सिया कंडीशन होगा, बेबी गैस्प करेगा, सो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी हो गया, या फिर प्रोलॉन्ग लेबर है, बेबी अंदर थक गया है, स्ट्रेस में है, तो ऑफ कोर्स क्या होगा, गैस्प करेगा, है ना। सो दीज आर द रिस्क फैक्टर फॉर मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स में क्या होगा, ऑफ कोर्स डिस्ट्रेस है तो ग्रंटिंग, है ना, ग्रंटिंग हो गया, टेकिपनिया हो गया, नेजल फ्लेयरिंग हो गया, चेस्ट रिट्रैक्शन हो गया, साइनोसिस हो गया, तो ये तो सिम्टम्स देखने को ही मिलेगा। मोर इम्पोर्टेंटली आपको क्या याद करना है, दिस वन, दैट इज द स्किन, नेल एंड अम्बिलिकल कोड क्या होगा, स्टेन्ड होगा विथ मिकोनियम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स दैट इज सीन इन मिकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम्स। देखो ये आपको अम्बिलिकल कोड दिख रहा है, दैट इज स्टेन्ड, है ना, ऐसे ग्रीनिश सा है, सो दैट इज द स्टेन्ड umbilical cord, nails and the skin, that is the most common आपको याद रखना है। ठीक है ना। उसके अलावा ग्रंटिंग, टेकिपनिया, ये सारे तो होगा ही होगा। ठीक है, सो दीज आर द क्लिनिकल फीचर्स। ठीक है, सो ये हमारा बेसिकली है। एंड ऑफ कोर्स मैनेजमेंट में क्या होगा, मैनेजमेंट में ऑफ कोर्स बेबी टेकिपनिया हो रहा है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है, तो आपको सीपैप पे रखना है अगर बहुत ज्यादा है तो। अगर सीपैप पे भी बेबी मेंटेन नहीं कर रहा है तो ऑफ कोर्स आपको मैकेनिकल वेंटिलेट करना होगा। अगर सर्फेक्टेंट इनएक्टिवेट की वजह से है तो आपको सर्फेक्टेंट आपको इंट्राट्रेकियल एडमिनिस्टर करना होगा। सो दीज आर द लाइक सपोर्टिव थेरेपी, जो भी चीजें आपको लग रहा है वो आपको करना है ऑन द स्पॉट। ठीक है ना। सो बेसिकली आपको ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको याद करना है। मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम बेसिकली कहाँ देखने को मिलता है, इन द पोस्टर्म बेबी में। ठीक है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्किन, नेल, अम्बिलिकल कोड जो है वो स्टेन्ड होगा विथ मेकोनियम, दैट इज द साइन कि हाँ बेबी जो है वो डिस्ट्रेस, बेबी ने मेकोनियम को एस्पिरेट कर लिया होगा, क्योंकि बेबी का स्किन, बेबी का नेल, बेबी का अम्बिलिकल कोड स्टेन्ड है। ठीक है, सो आई होप आपको ये टॉपिक बहुत इजीली वे में समझ में आया होगा। दैट इज द डिस्ट्रेस, cause of distress in the newborn, basically the most common cause of distress in the newborn in the preterm, term and the postterm.
ठीक है ना। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्री टर्म, टर्म एंड द पोस्ट टर्म। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेल। ऑल द बेस्ट। बस लगे रहो, जमे रहो, अच्छे से पढ़ते रहो।